बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज कैप्शन। आज हमारा लेसन नंबर 14 है जिसका टॉपिक है थीसिस स्टेटमेंट। टॉपिक की डिटेल की तरफ आने से पहले मेरी आप सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अच्छा, थीसिस स्टेटमेंट पीछे हम लोगों ने पढ़ा था थीसिस टॉपिक कि सिलेक्टिंग अ टॉपिक, हम लोगों ने टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है। अब टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद जो हमारे पास बड़ी आर्ट होती है, बड़ा टास्क होता है हमारे पास कि उसकी स्टेटमेंट हमें कैसे देनी है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और हमारे थीसिस में जान भरे। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? ये एक डिक्लेरेटिव मतलब कि एक अलानिया होता है थीसिस के बारे में कि हम इसके बारे में थीसिस बनाने जा रहे हैं। वो एक सेंटेंस की फॉर्म में आप लोग वो ऐलान मतलब उसके अंदर सारा थीसिस की वन लाइनर समझ लें, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। अच्छा, अब ये कैसी होती है? इट इज़ अ कंप्लीट थॉट। ये थी जिसके बारे में, जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने थीसिस बनाई है उसके बारे में एक पूरी थॉट दे देते हैं, अगले बंदे के जहन में एक इमेज बन जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन। अब कुछ लोग होते हैं उसे क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं, आप लोगों ने इसे क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बनाना। इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस दैट मेक अ सेंटेंस और एक्सप्रेस एंड। अच्छा, आप लोगों का सेंटेंस सिंपल होना चाहिए जो कि बयान करे किस किस चीज़ को, एटीट्यूड को, ओपिनियन को, कंडीशंस को, पोजीशन और फीलिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में ये सारी आपके स्टेटमेंट के अंदर, जो थीसिस स्टेटमेंट है, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करें कि आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है किसी जनरल सब्जेक्ट से। ठीक है, कुछ लोगों का टॉपिक होता है वो स्पेसिफिक लोगों से रेलिवेंट होता है, कुछ लोगों का होता है वो जनरल से रेलिवेंट होता है। ठीक है, एंड अदर कंसिडरिंग योर ऑडियंस एंड रिसर्चिंग योर सब्जेक्ट, कि दूसरे इसके बारे में सोचते हैं या रिसर्च करते हैं। यू फॉर्मुलेट अ स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक। फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है कि आप समझे आपने एक टॉपिक बनाया है फास्ट फूड्स। ये हमारा टॉपिक सिलेक्ट हो गया। अब थीसिस क्या बना रहे हैं हम लोग? फास्ट फूड आर अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फास्ट फूड तो बता रहे हो लेकिन उसे सीरियस प्रॉब्लम किसके लिए बता रहे हैं? स्पेसिफिक कैटेगरी, मतलब कि जो हार्ट पेशेंट। तो अस्तगफिरुल्लाह, हर लोग तो, तमाम लोग तो हार्ट पेशेंट नहीं होते। यहाँ पे स्पेसिफिक लोगों के साथ आप लोग एड्रेस करने जा रहे हैं। अब ये क्या करें? यू हैव मेड अ कंप्लीट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। आपको कंप्लीट डिक्लेयर, अब आपके जहन में इमेज आ गया। आप थीसिस में ज़्यादा अंदर गहराई में जाने से पहले क्या करेंगे? आप देख रहे हैं, अच्छा फास्ट फूड इसका टॉपिक है, सारे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे फास्ट फूड की तरफ, तो हर किसी का होता है। अब इसकी तरफ ज़्यादा मतवज्जा जो होंगे वो हार्ट पेशेंट होंगे और आप लोग भी होंगे, क्योंकि आपका भी ज़िंदगी में किसी न किसी ऐसे बंदे से वास्ता ज़रूर होता है जो हार्ट पेशेंट होता है। अब दिस स्टेटमेंट एक्सप्रेस अ कंडीशन, वही बात की एक कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा है। ये सबके बारे में नहीं है, जनरल नहीं है। अबाउट द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन फास्ट फूड एंड रिलेशनशिप एंड हार्ट पेशेंट, कि ये जो है फास्ट फूड और हार्ट पेशेंट के दरमियान क्या ताल्लुक है, वही कि सीरियस प्रॉब्लम का ताल्लुक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशंस लगा दी है जो सिर्फ हार्ट पेशेंट के साथ जाके अटैच करती है। हाउएवर, कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल। चलें दूसरी एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फास्ट फूड, लेट्स सपोज किसी और ने भी फास्ट फूड पे एक थीसिस बनाया। अब उसने उसे किस तरह, किस फॉर्म में ले दिया स्टेटमेंट? डज फास्ट फूड कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर हार्ट पेशेंट, मतलब कि मकसद इसका भी वही है लेकिन उसने उसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसे सिर्फ सवालिया फॉर्म में बना दिया है। तो आया इसने भी ठीक बनाई है? दिस सेंटेंस इज नॉट अ थीसिस स्टेटमेंट। ये बिल्कुल भी थीसिस स्टेटमेंट नहीं होगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्रेस अ फीलिंग। ये कोई एक्सप्रेस फीलिंग बयान नहीं कर रहा, ये स्टेटमेंट कोई फीलिंग बयान नहीं कर रहा, ना कंडीशंस जो जो हमें चाहिए होता है थीसिस स्टेटमेंट में। यहाँ कंडीशंस भी नहीं है क्योंकि इसने तो इसे क्वेश्चन मार्क बना दिया है। ओपिनियन भी नहीं दे रहा क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और एन एटीट्यूड, मतलब इसमें वो सारी फैक्ट्स नहीं है जो कि एक स्टेटमेंट में होने चाहिए। द सेंटेंस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, जो सेंटेंस है वो सवालिया फॉर्म में आ गया। इट डज नॉट डिक्लेयर और टेल एनीथिंग। ये कोई ऐलान नहीं कर रहा, ये तो पूछ रहा है आपसे, ना कुछ बता रहा है, ये तो सवाल कर रहा है आपसे। इन एनी आस्क,
इट ओनली आस्क, ये सिर्फ पूछ रहा है, दिस सेंटेंस वुड नॉट गिव फोकस टू योर मैसेज फॉर द ऑडियंस, ये यहाँ पे ऑडियंस को कोई मैसेज की तरफ फोकस नहीं किया जा रहा, इट वुड ओनली पोज मोर क्वेश्चन, ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जन्म दे सकता है। द थीसिस स्टेटमेंट देन इट इज अ कंप्लीट डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन, अच्छा जो थीसिस स्टेटमेंट है उसे क्या होना चाहिए, जो कि एक्सप्रेस करे, बयान करे ओपिनियन को, कंडीशंस को, वैल्यू को, और किसको, एटीट्यूड और फीलिंग को। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसे आप लोगों ने अपने जहन में रखना है जब आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है। तो ये 3-4 चीज़ें आपके जहन में लाजमी होनी चाहिए। अगर तो आपकी स्टेटमेंट इनके ऊपर पूरा उतरी है तो दैट्स मीन आपकी स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। अब पर्पस क्या होता है ऑफ द थीसिस, थीसिस के पर्पसेस क्या होते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थीसिस सेंटेंस इन अ कम्युनिकेशन सिचुएशन, इसमें क्या सिचुएशन में क्या होते हैं, हमारे पास मकसद क्या होते हैं, व्हाई इज वन नेसेसरी, हर एक के लिए जरूरी क्यों होता है। थीसिस स्टेटमेंट इज द फोकस ऑफ द स्पीच, लेक्चर, कन्वर्सेशन और डिस्कशन। जो थीसिस का स्टेटमेंट होता है वो आपकी स्पीच को, लेक्चर को और आपकी कन्वर्सेशन और डिस्कशन जो है इसको क्या करता है, इसको फोकस करता है, ठीक है। इट इज़ द मेन आइडिया और पर्पस ऑफ द इंटायर मैसेज एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल सेंटेंस, ये एक मेन आइडिया होता है जो कि एक सिंगल सेंटेंस के अंदर आपको बयान करना होता है। आप लोग न्यूज़ सुनते हो तो आप लोग पहले हेडलाइन होती है, ठीक है, हेडलाइन में वन लाइनर बात कही जाती है कि अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया गया, बस इतनी बात। फिर आगे जाके ब्रीफली जाके उसे डिटेल से बताया जाता है कि पेट्रोल कितना था, कितना महंगा हुआ है, कितना इसका ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन शुरू में सिर्फ यही। और क्या हेडलाइन बनती है, वन लाइनर बनती है, महंगाई का जिन बेकाबू, बस इतनी सी बनती है। अब महंगाई किन किन चीज़ों पे आई है, कपड़ों पे आई है, बर्तनों पे आई है, या फिर सब्जियों पे, फलों पे, ये आगे जाके डिटेल होती है। तो अभी सिर्फ आगे देखें, टॉपिक भी वही है जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। टॉपिक क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई। थीसिस क्या है आपका, अब ये क्या स्टेटमेंट बना रहे हैं, इन्फ्लेशन है सीरियसली अफेक्टेड द हाउसिंग मार्केट, हाउसिंग मार्केट के ऊपर महंगाई के बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट आ रहे हैं। अब ये क्या है कि द इंटायर स्पीच देन शुड बी ओपन डेवलपिंग द थीसिस, ये इंटायर स्पीच है जो कि आपके ओपन डेवलपिंग के लिए होगी। यू शुड हैव नो, यू शुड शो हाउ द हाउसिंग मार्केट हैज़ बीन सीरियसली अफेक्टेड बाय द इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस तरह हाउसिंग मार्केट इफेक्ट होती है महंगाई से, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको आना पड़ेगा, एवरी स्टेटमेंट फैक्ट, ओपिनियन, ठीक है, एंड एग्जाम्पल, फिर आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। एक्सप्रेस्ड शुड बी कंक्रीट विद डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट दैट इन्फ्लेशन हैज़ अफेक्टेड द हाउसिंग मार्केट, आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाउसिंग मार्केट किस तरह इफेक्ट हो रही है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द थीसिस, अच्छा इसमें क्या आ रहा है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द थीसिस में क्या है, द थीसिस मस्ट नॉट ओनली बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही नहीं होता, ये क्या होता है, अप्रोप्रिएट भी होता है, जो कि ऑडियंस के लिए अप्रोप्रिएट होता है। कि इस तरह अप्रोप्रिएट होता है, फॉर्मुलेटेड थीसिस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड वेल इन्फॉर्म्ड, ठीक है। आप जाहिर सी बात है वही टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं या आपका इंटरेस्ट है, एंड आल्सो वन वर्ड दैट विल इंटरेस्ट एंड इन्फॉर्म द ऑडियंस, जो कि लोगों की तवज्जो भी अपनी तरफ खींच सकती है और लोगों को भी इन्फॉर्म कर सकती है। तो आपके थीसिस हमेशा ऐसे ही होना चाहिए जिसमें लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हो, या क्या आपके थीसिस ऐसे हैं, जाहिर सी बात है अब इन्फ्लेशन है, इसका ताल्लुक हर आम से आम बंदे के साथ है और हर खास से खास बंदे के साथ भी है, और ये हर एक को इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी होती है और थोड़े से इंटरेस्ट भी होती है। तो अगर आप इस पर थीसिस बनाने जा रहे हो, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। इज योर थीसिस अप्रोप्रिएट फॉर द ओशन एंड प्लेस, अब आप किस जगह पे खड़े होके इस थीसिस की जगह, किस जगह पे, किस मौके पे खड़े होके इस थीसिस की बात करें, स्पीच की बात करें, इस टॉपिक की बात करें, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है। जो थीसिस का टॉपिक होता है वो इंटरेस्टिंग और सिंपल होना चाहिए और साथ साथ अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए ऑडियंस के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए। उसके बाद सेलेक्टिंग अ थीसिस दैट इज, अब आपने कोई थीसिस जो है वो सिलेक्ट कर लिया है जो कि इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स द
फेलियर टू अडॉप्ट द ऑडियंस। अगर तो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके बारे में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, इन्फॉर्म नहीं है, तो फेल हो। आपका जो स्पीच है वो आप जो है अडॉप्ट करने में, ऑडियंस की अटेंशन लेने में फेल हो जाओगे। राइट, आपको टॉपिक अपीलिंग सेलेक्ट करना चाहिए, जिसके बारे में हमने पूरा लेक्चर पढ़ा है। अब क्या आ रहा है, स्कोप ऑफ द थीसिस क्या है, जो आपने नेक्स्ट देखना है, जो डिज़ाइन करना है, अब आपने देखना है कि इसका स्कोप कितना है, जो चीज़ आप लोगों ने सिलेक्ट की है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने स्कोप देख लेना है कि आपकी थीसिस का जो टॉपिक है वो उसके बारे में लोगों को कितनी इन्फॉर्मेशन है और लोग इसके बारे में कितना जानना चाहते हैं, कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और किस कैटेगरी के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल है, यू हैव बीन असाइन टू प्रेजेंट एन 8 to 10 मिनट परसुएसिव स्पीच। आपको 8 से 10 मिनट मिले हैं कि आपने एक अपनी स्पीच करनी है। यू सेलेक्ट एंड सर्च योर टॉपिक, ठीक है। यू फॉर्मुलेट द थीसिस, ठीक हो गया। इन्फ्लेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन दिस कंट्री। अब आपका ये भी बात वही आ गई है, ठीक है, कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई इस मुल्क के लिए एक सीरियस मसला है। इज़ योर थीसिस वेल डिज़ाइन, क्या आपकी थीसिस बहुत अच्छे बनाए गए हैं, वेल अच्छी डिज़ाइन किए गए हैं? नो, बिकॉज द थीसिस इज टू ब्रॉड, क्या आपके थीसिस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होने चाहिए। हाउ कुड यू डेवलप एंड सपोर्ट दिस थीसिस 8 to 10 मिनट्स। अब आप इतने ज़्यादा उसके अंदर डिटेल डाल दें जो आप 8 से 10 मिनट में एक्सप्लेन ना कर पाएँ, तो ये भी अच्छा नहीं होगा कि अभी तो आपका इंट्रो ही चल रहा है और आपका टाइम ख़त्म हो गया। आपने उसमें इंट्रो भी डिस्कस करना है, इंटरवल्स भी डिस्कस करना है और देन कंक्लूड भी करना है, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम होता है, तो इसको लिमिटेड करने की भी ज़रूरत होती है कि मैक्सिमम बातों में, मैक्सिमम टाइम में या मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें। आप एक ही बात को लंबा ना करते जाएं, आप अगली बार एक बात क्लियर भी होनी चाहिए, अब वो इतनी अनक्लियर भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, इन्फ्लेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द यंग मैरिड, द फार्मर, द हाउस वाइफ। लेट्स सपोज आपने ये चीज़ें डाली हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो इन लोगों को मुतासिर कर रही है। अब इसमें आप अपनी लिस्ट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर। अच्छा, अब आपने सोच लिया है, इसको सोचने के बाद आपने कंप्लीट कर लिया स्टेटमेंट। अब यू कैन सी जस्ट हाउ ब्रॉड द ओरिजिनल थीसिस इज एंड हाउ इम्पॉसिबल इट वुड बी टू डेवलप इट इफेक्टिवली फॉर द ऑडियंस। अब क्या करना है आपको, कंक्रीटनेस ऑफ द थीसिस, इसमें क्या आता है, बिसाइड बीइंग लिमिटेड इन स्कोप। अब आप लोगों ने देखा है, इसकी स्कोप भी देख ली है, इसको लिमिटेड करते हुए थीसिस मस्ट आल्सो बी कंक्रीट इन अ वर्डिंग। अब इनकी वर्डिंग अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल द थीसिस जो है, आपका जो थीसिस है प्रिवेंटिव, ठीक है, प्रिवेंटिव है, डेंटिस्ट्री है, इज गुड, इज नॉट वेल डिजाइन। द दिस थीसिस नीड टू बी मोर कंक्रीट, इसको मजीद कंक्रीट होने की जरूरत है। गुड इज अ वेग्यू टर्म्स, ठीक है, अब इसमें टर्म्स अच्छी इस्तेमाल होनी चाहिए। इज इट नीड डेफिनेशन। अब जो वर्ड्स आप लोगों ने ये कोड वर्ड इस्तेमाल ना करें, उनको डेफिनेशन की भी ज़रूरत होती है। मोर इफेक्टिव थीसिस फॉर आवर ऑडियंस माइट बी, हमारी ऑडियंस के लिए प्रिवेंटिव डिक्शनरी जो थीसिस होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो कि इफेक्टिव मीन्स में होते हैं। और कंट्रोलिंग टू टिके, इससे आप लोगों को अवॉइड करना है टू टिके से। दिस स्टेटमेंट जो है इंडिकेट वाई प्रिवेंटिव डिक्शनरी इज इम्पॉर्टेंट। अब आप लोगों ने इसको भी, इस पर भी फोकस करना है कि ये क्यों ज़रूरी है, कि आपको कुछ लोगों पे कोई बात करनी होती है और कुछ पे नहीं बात करनी होती। डेवलपमेंट ऑफ द थीसिस, थीसिस की डेवलपमेंट क्या होती है, आपने फॉर्मुलेट कर लिया है थीसिस, उसकी स्टेटमेंट बना रही है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको डेवलप करना है, ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स को लेके आना है। सपोज योर थीसिस, अब सपोज करें आपके थीसिस क्या है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस स्टूडेंट। ये अब आपकी क्या है, इसकी स्टेटमेंट है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना हर बिजनेस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें क्या है, व्हाट आर योर रीज़न फॉर मेकिंग दिस स्टेटमेंट। अब आपकी रीज़न क्या है ऐसी स्टेटमेंट बनाने की। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प मेड गुड प्रेजेंटेशन, क्या आपका मकसद ये है कि जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो अच्छा प्रेजेंट करने में हेल्पफुल साबित होती है, इम्प्रूव्ड होती है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन इंश्योर फ्यूचर सक्सेस,
या फिर आपका मकसद ये है कि अगर आपकी स्किल्स अच्छी होंगी तो आपके अच्छे फ्यूचर को भी इंश्योर कर सकती हैं, ठीक है। योर रीज़न फॉर बिलीविंग दैट इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स आर असेंशियल फॉर एवरी बिजनेस स्टूडेंट आर योर मेन पॉइंट्स, ठीक है। अब आपके मेन पॉइंट होना चाहिए। इसमें 3-4 एग्जाम्पल दी गई हैं। आपका पर्पस क्या है एक ही बात करने का, मतलब एक ही बात को 3-4 तरीकों से प्रेजेंट किया गया है कि आपका मेन पॉइंट क्या है, आप किस पे फोकस करना चाह रहे हो, क्या सक्सेस पे करना चाह रहे हो, क्या उसको ज़रूरी बनाना चाह रहे हो, व्हाट्सोएवर आर द मीन डेवलपिंग योर स्पीच फॉर द ऑडियंस, ठीक है। अब आपके ये जो है यही डेवलपिंग है आपकी स्पीच की, या आप किस पे जाना चाह रहे हैं, मेन फोकस क्या है, क्योंकि एक बात के अंदर से 100 मायने निकल आते हैं। योर मेन पॉइंट शुड ऑलवेज बी क्लियर होना चाहिए, उसे लॉजिकल होना चाहिए, इक्वल इन वैल्यू, ठीक है, इक्वल इन वैल्यू होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एंड सेंट्रल टू बी इशू। अब आपके जो है उसको तो 100% क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं होगा तो अगला बंदा स्पीच भी सुनने में आसानी फील नहीं करेगा, वो शुरू में कंफ्यूज रहेगा। आर योर मेन पॉइंट क्लियर, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक योर रीज़न क्लियर फॉर द ऑडियंस, ये ऑडियंस के लिए होता है कि आपको इसे क्लियर बनाना है। If the thesis statement is everybody should take a फर्स्ट एड कोर्स इन हाई स्कूल, अगर तो आपकी जो थीसिस है उसकी स्टेटमेंट ये है कि हर एक को फर्स्ट एड का कोर्स करना चाहिए हाई स्कूल से। मतलब फर्स्ट एड आपको पता है क्या होती है। फर्स्ट एड अगर किसी को मतलब कोई ज़ख्मी हो गया उसे सबसे पहले क्या करना है, बैंडेज किस तरह करनी है, टेम्परेचर चेक करना, बीपी चेक करना, ये फर्स्ट एड का कोर्स होता है जिसमें ये 3-4 चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आप फ़ौरन से पहले इमरजेंसी को किसी तरह डील कर ले कि अगले बंदे का ज़्यादा से ज़्यादा खून ना हो। खून गोली कहीं लगी है तो उसका बाजू ऐसे कर दे कि खून की जो सर्कुलेशन है वो इस तरफ ना जाए कि वो उसका डेथ कॉज हो जाए, ठीक है। अ क्लियर रीजन स्टैंड कॉन्क्रीटली इन अ सिंपल सेंटेंस माइट बी। अब सिंपल सेंटेंस में ऐसे भी हो सकता है कि स्टूडेंट नीड्स कोर्स दैट हैव अ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे क्या है, करना चाहिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुड आ रहा है, यहाँ पे नीड आ रहा है कि करना चाहिए। अच्छा, अ रीजन दैट इज नॉट अ क्लियर कंक्रीट और सिंपल कंक्रीटेड वुड बी। अगर तो वो सिंपल नहीं है, कंक्रीट नहीं है, तो क्या होगा, स्टूडेंट नीड ओनली theoretical course, but also they need course that are a particular and have direct correlation with their lives and immediate situation, कि उनकी ज़िंदगी के साथ आपका रिलेशन है, फ़ौरन जो सिचुएशन आ जाती है उसके साथ इंटरलिंक करना होता है आपको। विच स्टेटमेंट वुड बी ऑडियंस मोर रेडली अंडरस्टैंड, कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जो कि स्टूडेंट ऑडियंस उसके बारे में पहले से ही जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जो लॉजिकल होती है। आर योर रीजन लॉजिकल, क्या आप जो रीज़न दे रहे हो उसका कोई लॉजिक है, या फिर आप हवा में ही तीर छोड़ी जा रहे हो और बोली भी जा रहे हो, इसका कोई लॉजिक ही ना हो, ठीक है। अक्सर कहते हैं ना इसका सर मुँह ही नहीं समझ आ रहा, ठीक है। विल दे मेक सेंस टू द ऑडियंस, क्या आपने लोगों के इसके बारे में कोई सेंस बनाई है या सीधा आप पीक पे चले गए हो। पहले एक माहौल बनाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि ये हुआ वो हुआ, फिर लोगों की तवज्जो आपकी तरफ आती है, फिर आप पॉइंट पे जाती हो, ठीक है। आप लेट्स सपोज आप मूवी देखने बैठते हो, जब तक आपका हीरो और हीरोइन का पता नहीं चलता तब तक आपको मूवी से आगे नहीं पता चलता कि अच्छा मेन कैरेक्टर ये है, उसके साथ बाकी सारे पंगे जो जुड़े हुए होते हैं। तो आपको एक माहौल बना पड़ता है। विल दे सीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैम रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल टू दैम, अब उनको रीजनेबल बनाना पड़ता है अपने साथ, क्या आपने बनाया उनको। विल इट बी अपेरेंट टू द ऑडियंस, क्या ये ऑडियंस के साथ अपेरेंट है। डेट योर रीजन फॉलो लॉजिकली फ्रॉम योर थीसिस, अब आपकी रीजन तो लॉजिकल है। इफ़ योर थीसिस इज एवरी वन शुड टेक अ फर्स्ट एड कोर्स इज हाई स्कूल, अगर आपकी थीसिस इस पर हैं तो आपकी लॉजिकल रीजन क्या होंगे। टू लॉजिकल रीजनेबल स्टेटमेंट दैट फॉर द थीसिस आर, अब 2 रीजन है आपके पास। स्टूडेंट नीड्स कोर्स दैट आर रेलिवेंट, स्टूडेंट को ये कोर्स रेलिवेंट कर देना चाहिए। एंड स्टूडेंट कैन लर्न टू सेव लाइफ, स्टूडेंट सीख सकते हैं जिंदगियों को बचाना, ठीक है। अब आपके थीसिस इस पे चल रहा है, अब आपने इसके ऊपर लॉजिक्स दिए हैं। लॉजिक्स ये दिए हैं कि किसी भी ज़िंदगी को हम
ज़ाया होने से बचा सकते हैं, हम उसे केयर में ला सकते हैं, उसके खून का ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं, तो आप उसको लॉजिक दे रहे हैं। अनरीजनेबल आर्गूमेंट वुड बी द अब जो द रेड क्रिसेंट वांट्स यू टू टेक द कोर्स। अब ये क्या है कि अब आपकी अनरीजनेबल लॉजिक्स कौन से होंगे कि आप कह रहे हो कि रेड क्रिसेंट को इस तरह के कोर्स लेने चाहिए, ये तो कोई रीज़न ना। रीज़न आपने ये दी कि इस तरह के कोर्स करने से हम लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं, ठीक है। इक्वल इन वैल्यू में क्या होगा, आर योर रीजंस ऑफ इक्वल वैल्यू और इज वन स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर। क्या आपकी जो थीसिस है वो इक्वल इन वैल्यू है, दूसरे से ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंट है, इज वन स्टेटमेंट सिंपली नॉट एन इम्पोर्टेंट रीज़न और कंसिडरेशन एज द अदर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मेन पॉइंट शुड बी ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस इफ आर एट ऑल पॉसिबल, अगर तो सब पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इफ द स्टेटमेंट इज एवरीवन शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, अगर तो आपका स्टेटमेंट ये है कि हर किसी को मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, टू इम्पोर्टेंट रीजन जिसकी हो सकती है, दो इम्पोर्टेंट रीजन हो सकती है। वॉकिंग इज वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, एक रीजन आपने ये दे दी कि जो वॉकिंग है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, एंड वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी दो रीजन आपने अच्छी दे दी हैं। अब द स्टेटमेंट वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज बिकॉज आई लाइक इट इज नेदर लॉजिकल नॉर एज इम्पोर्टेंट। अब आप कह रहे हो कि वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ, अब आपकी ज़ात से दूसरों का क्या लेना देना। हाँ, अच्छी सेहत से हर किसी का लेना देना है, अच्छी वर्जिश से हर किसी का लेना देना है, तो ना तो ये लॉजिकल है ना ये इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या है, रीजंस भी अच्छी नहीं बन रही। अब डिस्टिंक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, आर योर मेन पॉइंट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर और डू सेम मेन पॉइंट्स रीजंस और ओवरलैप अदर स्टेटमेंट्स। अब दूसरी के साथ दूसरी स्टेटमेंट के साथ ओवरलैप तो नहीं कर रहे आपके। अब इसमें भी कुछ हमारे पास एग्जांपल आएगी। फॉर इंस्टेंस सपोज योर थीसिस इज, समझ लें कि आपका क्या है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इज अ सीरियस इशू इन दिस कंट्री, वुमेन के ऊपर जो होते हैं, वुमेन के खिलाफ जो क्राइम्स हैं वो इस मुल्क का मसला है, सीरियस मसला है। अब इसकी दो रीजंस बनती हैं, डिस्टिंक्ट स्पॉटिंग स्टेटमेंट माइट बी, एक ये है टीनेज गैंग्स आर टेररिजिंग वुमेन, ठीक है, टीनेज जो है वो वुमेन को टेरराइज करते हैं, एंड वुमेन लिविंग इन बिग सिटीज आर द विक्टिम, जो बड़े शहरों में औरतें रह रही हैं वो इसका शिकार बन रही है। दीज पॉइंट्स आर डिस्टिंक्ट बिकॉज द फर्स्ट इम्फसाइज हु इज कॉजिंग द assaults and the second emphasize the place where the assaults occur। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें डिस्टिंक्ट आ रहा है, किस तरह आ रहा है, एक में आप बता रहे हो कि ये, एक में आपने रीजनिंग बता दी है कि यंग टीन एजेस जो है वो हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे में आप बता रहे हो, दूसरे में आप प्लेस बता रहे हो कि बिग सिटीज में हो रहा है ये सारा कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ है, आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, डिफरेंस आ रहा है। एक में आप बता रहे हो कि टीनेज टेररिस्ट कर रहे, दूसरे में आप बिग सिटीज़ का कह रहे हो कि बिग सिटीज़ में हो रहा है, तो ये कोई क्लियरिफाई नहीं हो रहा, तो डिस्टिंक्ट नहीं होना चाहिए आपके टॉपिक में, स्पीच में। इसमें द मेन पॉइंट जो हैं वो रेलिवेंट हो सकते हैं सेम थीसिस से और आर नॉट डिस्टिंक्ट अगर आप इस तरह बनाएंगे। वुमेन आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म इन बिग सिटीज। देखें, दोनों बातें उन्होंने कर दी हैं, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस में किया, उन्होंने बिग सिटीज का भी जिक्र कर दिया और टेररिज्म का भी कर दिया। अब इसमें फर्क नहीं आ रहा, डिस्टिंक्शन नहीं आ रही। वुमेन दूसरा भी हो सकता है, वुमेन आर सेल्डम हर्ट इन स्मॉल सिटीज, ठीक है। अब ये भी बात कर दिया है, दीज आर नॉट डिस्टिंक्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है, दे बोथ से द सेम थिंग बट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। वही चीज़ बता दी, यही बात है कि आपने लफ्ज़ों के साथ खेलना कैसे है, इसमें आप लोगों ने यही टिप्स सीखनी है। थीसिस स्टेटमेंट लफ्ज़ों के साथ खेलना कैसे कि आपकी वन लाइनर में मैक्सिमम चीज़ जो है वो डिस्कस हो जाए। अब यही चीज़ है ना, अब इसमें सारा पता चल जाएगा कि एक ही लाइन में आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि आपकी थीसिस किस तरफ जा रहे हैं। सेंट्रल टू द इशू, इसमें क्या है, विल द मेन पॉइंट्स आंसर द सेंट्रल क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस। जो क्वेश्चन के अंदर से आते हैं, ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपने उन सारी चीज़ों का जवाब दे दिया है। अक्सर बातें सुनते हुए आपके जहनों में सवाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
तो आपको चाहिए कि आप उसको आगे आगे एक्सप्लेन करते जाओ कि लोगों की क्वारीज खुद ब खुद क्लियर होती जाए। इन परस्यूडिंग योर ऑडियंस टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, मतलब कि आप अपने परस्यूडिंग क्या करें, क्रिकेट खेलें। यू माइट यूज एज मेन पॉइंट्स दैट क्रिकेट विल मेक योर थिनर हेल्दियर एंड हैप्पियर, ठीक है। क्रिकेट जो है वो आपको थिनर भी बनाता है, हेल्दियर भी बनाता है और हैप्पियर भी बनाता है। दीज रीजन आर सेंट्रल टू द इशू, ठीक है, ये सेंट्रल इशू। हाउएवर इफ योर रीजंस फॉर एडवाइजिंग अ पर्सन टू प्ले क्रिकेट include that cricket is played in different countries and Mr. X is an excellent cricket player, your main points are नॉट सेंट्रल टू द इशू। यहाँ पे सेंट्रल इशू क्या है कि क्रिकेट खेल लो, ये मतलब कि क्रिकेट बहुत से मुल्कों में खेला जाता है और फलां क्रिकेट बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो ये ऑडियंस के लिए क्या है, ऑडियंस के लिए यही मेन इशू है कि क्रिकेट आपको थिनर बनाता है, हेल्दियर बनाता है एंड हैप्पियर बनाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो आप किसी चीज़ को फोकस करते हो और आपका पूरा फोकस ऑडियंस की तरफ होना चाहिए। आगे आ रहा है कि समरी में क्या है कि योर मेन पॉइंट्स शुड बी स्टेटमेंट दैट आर क्लियर, लॉजिकल, इक्वल इन वैल्यू, डिस्टिंक्ट एंड इन सेंट्रल टू द इशू। इन सब को हमने वन बाय वन जो है वो हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। क्लियर को, लॉजिकल को, इक्वल इन वैल्यू, डिस्टिंक्ट एंड सेंट्रल टू द इशू। अगर तो आपका जो है स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट इनके ऊपर पूरा नहीं उतरता या ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें फिर क्या है, वो थीसिस स्टेटमेंट आपका सूट ही नहीं करेगा।